बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स टू यूज द रिसोर्सेज प्लांट्स एनिमल्स वाटर एटसेट्रा इन अ सेंसिबल वे। कि नेचर में अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, चाहे वो प्लांट्स एनिमल वाटर और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है उसको बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना वाइजली और सेंसिबल वे में हमारे पास क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। एंड व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि हमारे पास जितनी वैरायटी ऑफ लाइफ है उसको सेव करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हम उठाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी सेव रहे, वो हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है। So steps taken for saving the biodiversity on the earth are termed as conservation of biodiversity. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी के ह्यूमन बींग्स का क्या इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे, वैरायटी ऑफ लाइफ पे। बेसिकली ह्यूमन बींग्स की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग की एक्टिविटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे वैरायटी ऑफ लाइफ जो है अर्थ पर कम होती जा रही है। वो उसकी बहुत सी रीजंस है जो हम आगे पढ़ते हैं। तीन टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं। एक है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज हमारे पास ऐसी स्पीशीज है जिसके मेंबर जो है अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अर्थ पर या किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो वो स्पीशी जो है हमारे पास शुमार होती है एक्सटिंक्ट स्पीशी में, ठीक है। अ स्पीशी दैट नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो इसके मेंबर कहीं भी मौजूद नहीं है अर्थ पर, वो हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशी में आ जाएगी। इंडेंजर्ड स्पीशी क्या है, ऐसी स्पीशीज जिसको खतरा है कि वो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती है, यानी उसके मेंबर जो है वाइप आउट हो सकते हैं अर्थ से या किसी स्पेसिफिक जगह से, वो हमारे पास किस कैटेगरी में आती है, इंडेंजर्ड स्पीशी में। स्पीशीज दैट इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। थ्रेटेंड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज के जिसका नियर फ्यूचर में खतरा है कि वो इंडेंजर्ड स्पीशी की कैटेगरी में आ सकती है, यानी खत्म होने के करीब जो है वो उसमें शुमार हो सकती है। स्पीशीज दैट आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर। अगर हम देखें तो प्लांट लाइक रेफलेसिया एंड ग्रास फर्न्स जो है इंडोनेशिया में, क्या है, इनका शुमार इंडेंजर्ड स्पीशी में होता है, ठीक है, यानी नियर टू एक्सटिंक्ट है ये स्पीशीज। इसी तरह चाइना में जो पांडाज हैं और माउंटेन गोरिल्लाज अफ्रीका में, ये भी क्या है, इनका शुमार भी कौन सी स्पीशीज में होता है, इंडेंजर्ड स्पीशी में होता है, कि उस एरिया में इनका क्या है, ये स्पीशीज नियर टू एक्सटिंक्ट है, यानी खत्म होने के करीब है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कौन से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं पाकिस्तान में, सॉरी, कौन से एनिमल्स जो हैं पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट है, यानी वो वाइप आउट हो चुके हैं, उनका मेंबर मौजूद नहीं है। चीता, टाइगर, लायन, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न रिनोसॉर्स, स्वैम्प डियर, ब्लैक बक और हैंगोल, ये सारे एनिमल जो हैं ये इनका शुमार जो है पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट स्पीशी में होता है। और इसी तरह इंडेंजर्ड स्पीशी कौन सी हैं पाकिस्तान में, 31 स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड 20 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 55 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, ये इनका शुमार किस में होता है, इंडेंजर्ड स्पीशी में होता है। अगर एग्जाम्पल लें तो गुब्बारा बस्टर्ड, कैप्रा फल्कोनी, मार्कोट जिसको बोला जाता है, और इसके अलावा चिलगोजा और सनोवर जो है प्लांट्स में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशी में शामिल हैं पाकिस्तान में। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी पे। हैबिटेट लॉस, फर्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। हैबिटेट क्या होती है, एक स्पेसिफिक जगह जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, वो उसकी क्या है, हैबिटेट है। अ पर्टिकुलर स्पेस इन एन एनवायरनमेंट इन विच स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज हैबिटेट, ठीक है, वो स्पेसिफिक उसके रहने की जो जगह है वो हैबिटेट है। और हैबिटेट करती क्या है, इट प्रोवाइड शेल्टर, फूड, प्रोटेक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जगह मुहैया करती है। इसके अलावा उसी जगह से उसी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म फूड और इसके अलावा प्रोटेक्शन जो है उसको मिलती है उस हैबिटेट के थ्रू। हैबिटेट लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट लॉस का क्या मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर नेचुरली रहता है वो जगह, उसके रहने की जो जगह हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी वजह से, और फैक्टर्स हम पढ़ते हैं कि किस वजह से वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट लॉस उसको बोला जाता है, कि उसके रहने की जगह जो है वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, अब हैबिटेट लॉस या इसका जो है हैबिटेट लॉस ह्यूमन का क्या रोल है, ह्यूमन बींग्स का।
तो क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की आबादी ज्यादा होने की वजह से फूड की डिमांड जो है उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है, जब फूड की इन ऑर्डर टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ फूड, जब फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होगा, पीपल आर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड डेवलपिंग एग्रीकल्चर लैंड्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। तो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग से करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और उधर क्या डेवलप करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड मतलब ज़राअत वगैरह उधर जो है फसलें ग्रो करवाते जा रहे हैं, और इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए क्या है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाते जा रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह जो हैं उस जगहों पर बनाई जा रही हैं, जहाँ पर पहले क्या थे, फॉरेस्ट थे, और फॉरेस्ट क्या थे, बहुत से ऑर्गेनिज्म की नेचुरल हैबिटेट था, बहुत से परिंदों की, जानवरों की नेचुरल हैबिटेट थी, जो कि ह्यूमन बींग की वजह से अब क्या हो रही है, वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गई है, उनकी हैबिटेट लॉस हो चुकी है। पाकिस्तान में फॉरेस्ट एरिया इन पाकिस्तान इज स्वीपिंग वेरी फास्ट, फॉरेस्ट कवर ओनली 5.2% ऑफ द लैंड, यानी पाकिस्तान के जो ओवरऑल रकबा है, ठीक है, अगर उसको देखें तो 5.2% जो है एरिया कवर्ड है, किससे, फॉरेस्ट से कवर है, बाकी जो सारा है वो लैंड से कवर नहीं है। पाकिस्तान हैज हाईएस्ट एनुअल डिफोरेस्टेशन रेट इन एशिया, और एशिया में अगर देखे जाए तो पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जिसका डिफोरेस्टेशन रेट, मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट को खत्म करने का जो रेट है ओवरऑल पाकिस्तान का ज्यादा है ओवरऑल एशिया में। सिंस 1947 मोर देन 1,51,500 acres of forest have been converted to non-forest land, यानी कि 1947 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट जो है इतना एरिया जो है फॉरेस्ट का वो कन्वर्ट हो चुका है नॉन फॉरेस्ट लैंड पे, मतलब उधर जो है डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स और इसके अलावा जो है फसलें वगैरह जो है उगाई जा चुकी हैं फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करके। तो इस तरह बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है उनकी नेचुरल हैबिटेट तबाह हो चुकी है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब यही है कि क्लियर कर देना फॉरेस्ट को और खत्म कर देना, काट देना। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास ओवर हंटिंग, यानी हंटिंग कहते हैं शिकार करने को, ओवर हंटिंग मतलब जरूरत से ज्यादा जो है ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल्स उनका शिकार करना, उनको मार देना जो है ओवर हंटिंग की कैटेगरी में आता है। और एनिमल्स और प्लांट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए अरसे दराज से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, लाइक फूड पर्पस के लिए, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनिमल्स को जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो लिहाजा अब क्या है, ओवर हंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पस, फॉर एग्जांपल लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, लार्ज मेंबर। तो उनकी ओवर हंटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि इन स्पीशी के मेंबर्स जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, यानी ये स्पीशीज जो हैं वो खत्म होने के करीब हैं। सो अगर हम एग्जांपल लें तो माइग्रेटरी बर्ड पासिंग थ्रू चित्राल एंड आर हंटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन। परिंदे जो होते हैं लाइक माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट सीजन में माइग्रेट करते हैं। तो जब वो पाकिस्तान का जो एरिया है चित्राल वहाँ से गुजरते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनको शिकार करते हैं और उनको मार देते हैं, जिसकी वजह से क्या उनकी माइग्रेशन के दौरान, जिसकी वजह से क्या है आहिस्ता आहिस्ता क्या है उनका नंबर जो है कम होता जा रहा है उन माइग्रेटरी बर्ड्स का। अगला फैक्टर देखें तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने की वजह से जो है चीज़ों की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, और उन इंडस्ट्रीज से क्या होता है बहुत से केमिकल्स भी जो है रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स जो है प्रॉपरली उनको डिस्चार्ज करने का कोई मैकेनिज्म क्योंकि मौजूद नहीं होता मोस्टली कंट्रीज, खासतौर पे पाकिस्तान में तो क्या है, तो वो केमिकल्स डायरेक्टली जो है वाटर में जाकर रिलीज होते हैं, और वाटर जो आबी जितनी भी महलूक है यानी पानी में रहने वाले जितने ऑर्गेनिजम्स हैं फिर उनको डैमेज काज करती है, और एज ए रिजल्ट क्या है उनकी स्पीशी जो है वो इफेक्ट होती है पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की, और डे बाय डे जो है उनमें कमी आती जाती है। केमिकल रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। तो क्योंकि पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म वो एक स्पेशल इकोसिस्टम है, जो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, रिवर इकोसिस्टम हो गया, तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम में हमें पता है एक ऑर्गेनिज्म भी कम हो जाए किसी भी स्पीशी का तो क्या होता है इकोसिस्टम डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो इन केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाले हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, और इकोसिस्टम भी जो है वो उसमें बैलेंस नहीं हो रहा और डिस्टर्ब होकर रह गया हुआ है।
एग्जाम्पल हैवीली पोल्यूटेड वाटर इनटू सी काजिंग ब्लाइंडनेस ऑफ इंडस डॉल्फिन। लाइक अगर सी में जो है ये हाईली पोल्यूटेड डिफरेंट केमिकल्स रखने वाला वाटर जब जाता है दरियाओं के थ्रू, तो क्या होता है, वो क्या काज कर रहा है, ब्लाइंडनेस ऑफ इंडस डॉल्फिन, डॉल्फिन में ब्लाइंडनेस जो है वो काज कर रहा है। इसी तरह और भी बहुत सी मछलियों की या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बहुत सी स्पीशीज जो है वो खत्म होने के करीब है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ अ स्पीशी। हमें पता है कि किसी भी इकोसिस्टम में क्या है, एक स्पेसिफिक उसकी बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी वैरायटी ऑफ लाइफ वहाँ पर मौजूद होती है, जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं और एक साइकिल सा चल रहा होता है, एक दूसरे पे डिपेंड करके वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम में कोई भी स्पीशी रिमूव कर दी जाती है तो क्या होगा, वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, या अगर कोई बाहर से कोई स्पीशी वो उस इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है तो भी क्या होता है कि इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है और एक्टिविटीज जो है उस प्रॉपर इकोसिस्टम की प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होती। सो हम ये देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशी इन इकोसिस्टम के। जब हम इकोसिस्टम में कोई नई स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होता है, इट इज हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशीज लिविंग देयर। तो क्या है, ये दूसरी स्पीशीज जो इकोसिस्टम में रह रही थी और प्रॉपर बैलेंस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उसके लिए हार्मफुल होगा, डैमेज काज करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास है यूकलिप्टस ट्री वर इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कि जो यूकलिप्टस ट्री है यानी सफेदे का जो दरख्त होता है वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जो है इम्पोर्ट किया गया, ठीक है। और ये यूकलिप्टस ट्री जो है ये क्या करता है, इट कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इस यूकलिप्टस ट्री जो है पानी की अमाउंट जो है नॉर्मल से ज्यादा इस्तेमाल करता है और इवन जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको डिस्टर्ब करके रख देता है। तो ये यूकलिप्टस ट्री जो है इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस सपोज करवाए गए थे, तो क्या हुआ, वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत ज्यादा जो है डाउन जा चुका है, जिसकी वजह क्या है कि क्योंकि यूकलिप्टस ट्री जो है बहुत ज्यादा पानी जो है वो कंज्यूम करते हैं। सेकंड, अब उसका इस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्पीशी उस स्पेसिफिक एरिया में उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वहां पर जो नॉर्मली प्लांट ग्रो कर सकते थे, वो प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है और सारे मोस्टली पानी कौन कंज्यूम कर रहा है, वो यूकलिप्टस ट्री कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहां पर इर्द गिर्द जो नॉर्मल प्लांट ग्रो कर सकते थे अब उनके लिए वो ग्रो करने का चांस नहीं था, वो प्रॉपरली वहां पर ग्रो नहीं थे कर पाते, लिहाजा उसका इफेक्ट दूसरी स्पीशी पे क्या हुआ, स्मॉलर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो नियर दिस ट्री। तो दूसरे जो प्लांट्स थे, छोटे प्लांट्स जो नॉर्मली वैसे ग्रो करते थे उस स्पेसिफिक एरिया में, अब वहां पर ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनको प्रॉपर पानी और वो चीजें जो है अवेलेबल नहीं होती जो कि यूकलिप्टस जो है वो यूटिलाइज कर लेता है। इसी तरह अगर हम रिमूवल ऑफ अ स्पीशी फ्रॉम एन इकोसिस्टम करें, यानी एक इकोसिस्टम को कोई स्पीशी रिमूव कर दें तो भी क्या होगा, वो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। इट आल्सो इफेक्ट द अदर स्पीशी ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो ये उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम की दूसरी स्पीशी उससे फिर भी इफेक्ट होगी अगर हम रिमूव भी कर देते हैं कोई स्पीशी। एग्जाम्पल लेते हैं, in an ecosystem starfish eats mussels which are harmful to many other species। कि स्टारफिश जो है वो मुसल्स जो है उसको खाती है और वो मुसल्स जो है इंटर्न बहुत सी जो स्पीशीज होती हैं उसको खाते हैं, ठीक है, उस दूसरी स्पीशीज के लिए हार्मफुल है। अगर हम स्टारफिश रिमूव कर दें तो क्या होगा, द मुसल्स विल इंक्रीज इन नंबर। तो अगर हमने एक स्पीशी रिमूव कर दी तो जिस स्पीशी को वो खा रही थी उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, मुसल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा। तो लिहाजा मुसल्स क्या था, किसी और चीज किसी और ऑर्गेनिज्म को खाता है तो क्या होगा, मुसल्स के नंबर बढ़ जाएंगे और उन ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा और एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा कि जो बैलेंस है उस इकोसिस्टम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। दे विल बी हार्मफुल टू द अदर स्पीशी। तो पहले तो इसको कंट्रोल मुसल को कंट्रोल करने के लिए स्टारफिश मौजूद थी, अब स्टारफिश अगर रिमूव कर दी जाए इकोसिस्टम से तो मुसल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा कि और जो वेराइटी ऑफ लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगी उस प्रॉपर इकोसिस्टम की, कि कुछ मेंबर की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी और कुछ मेंबर जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम से। ये आप देख सकते हैं, ये यूकलिप्टस ट्री दिखाया गया है, ठीक है। आपने देखा भी होगा ये बहुत ज्यादा पानी यूटिलाइज करते हैं और ये स्टारफिश जो है हमारे पास दिखाई गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है, डिफाइंड एज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड और द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट। यानी फॉरेस्ट को की डिस्ट्रक्शन या उसको क्लियर कर देना जो है हमारे पास डिफोरेस्टेशन की कैटेगरी में आता है। फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है, बिकॉज फॉरेस्ट आर नेचुरल फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन।
जंगलात जो होते हैं बेसिकली हमें पता है प्लांट्स जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लांट्स जो हैं या फॉरेस्ट जो है हमारे लिए नेचुरल फैक्ट्रीज हैं कुदरती तौर पर जो मौजूद है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात के रहने की जगह जो है जगह फॉरेस्ट है, लिहाजा उनकी हैबिटेट जो है उसको प्रोवाइड करती है जंगली हयात को फॉरेस्ट। सोर्स ऑफ फ्यूल, टिम्बर, प्रोवाइड रिक्रिएशन टू मैन, कंट्रोल फ्लड्स, प्रिवेंट डेजर्ट फॉर्मेशन, कीप द एयर क्लीन। यानी इससे हमें ईंधन मिलता है फॉरेस्ट से, लकड़ी जो है मुहैया होती है। इसके अलावा सैरो तफरी का जो है हमारे पास मौका फॉरेस्ट के थ्रू मिलता है हमें, और फ्लड्स को कंट्रोल करना, डेजर्ट फॉर्मेशन जो है उसको प्रिवेंट करता है जंगलात जो होते हैं। और इसके अलावा हवा को क्लीन रखते हैं क्योंकि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो हवा में मौजूद होती है और हवा को क्लीन करते हैं और ऑक्सीजन उसमें शामिल करते हैं। अब रीजंस क्या है डिफोरेस्टेशन की जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन काज हो रही है या फॉरेस्ट लैंड जो है वो क्लियर होती जा रही है? तो उसकी मेन रीजन है ह्यूमन बींग्स और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। Extension of cities require more land, forests are cut to build roads and houses etc. कि क्योंकि cities जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि आबादी बढ़ने की वजह से, तो जिसकी वजह से लैंड फॉरेस्ट लैंड जो कट होती जा रही है उसकी जगह रोड्स जो है वो बिल्ड की जा रही हैं और घर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया कि फूड की डिमांड बढ़ गई है, तो जो फॉरेस्ट लैंड क्लियर की जा रही है ताकि ज़रात वगैरह जो है फसलें वगैरह वहाँ पर ग्रो करवाई जाए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो की जा सकें। इसके अलावा ट्रीज आर रिमूव टू डिवेल्प पास्चर फॉर ग्रेजिंग। इसके अलावा चारागाहें बनाई जा रही हैं दरख्तों को काट कर या जंगलात को काट कर मवेशियों वगैरह के चलने के लिए। और इसके अलावा क्या है, जंगलात क्यों काटे जा रहे हैं? टिम्बर माफिया जो है इलीगली क्या करते हैं, कट करते हैं, जंगलात का कटाव करते हैं पैसों के लिए, मतलब उसकी स्मगलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन काज हो रही है। और अगर डिफोरेस्टेशन होने की वजह से क्या हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो सॉइल इरोजन काज कर रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज, फ्लड, क्लाइमेट चेंजेस, डेजर्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। यानी हमें पता है सॉइल्स क्या होते हैं, सॉरी जो फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू, यानी जंगलात जो है अपनी रूट्स के थ्रू जो है मट्टी को, जो सॉइल पार्टिकल उसको बहुत मजबूती से जकड़ के रखते होते हैं। जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की वो बैलेंस रहती है, अपनी जगह पर रहती है। लेकिन जब जंगलात का कटाव हो जाता है तो कोई भी फ्लड वगैरह का चांस होता है आने का, और वो फ्लड अपने साथ जो जरहेज लेयर होती है, मतलब फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, उसको अपने साथ बहा के ले जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है जमीन बंजर होती जाती है और फिर डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट फॉर्मेशन की तरफ जाती है, सिंगराह बनने की तरफ जो है वो एरिया जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब जंगलात का कटाव होता है तो क्योंकि वो बहुत से जंगली हयात जो होते हैं, जंगलात में रहने वाले परिंदे और जानवर, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उनके रहने के लिए जगह वो होती है जहाँ पर वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जंगलात के कटाव की वजह से उनकी हैबिटेट डैमेज हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीशी किसी और एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाती और उसकी जो है वो खत्म होती जाती है। और फ्लड आने का चांस होता है बहुत ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज होती है, आबो हवा जो है वो चेंज हो जाती है। वो लाइक अगर हम आजकल अपना इन्वायरमेंट देखें तो क्या है, गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है और ये भी जो है डिफॉरेस्टेशन की एक रीज़न है। ठीक है, अब हम सदेबाप क्या कर सकते हैं, हमें तो उसके लिए दो हमारे पास तरीके हैं, या तो इफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन जो है वो बोलते हैं कि न्यू फॉरेस्ट लैंड हम क्रिएट करें। ठीक है, लाइक अगर देखें तो छांगा मांगा जो है का जंगल, छांगा मांगा जिसको बोला जाता है, वो एक हमारे पास इफोरेस्टेशन की एग्जांपल है। ठीक है, कि न्यू फॉरेस्ट लैंड उधर क्रिएट की गई है। इसी तरह रिफोरेस्टेशन है कि रीन्यूइंग डैमेज फॉरेस्ट, जो डैमेज फॉरेस्ट है उसको रिन्यू किया जाए ताकि जो जंगलात जो है उसको महफूज बनाया जा सके और वहाँ पर रहने वाली जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उनको भी बचाया जा सके। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, हम देखेंगे कौन से स्टेप्स जो है पाकिस्तान में लिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और कौन से वो मेन इशू थे जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है पाकिस्तान में इफेक्ट हो रही है। तो मेन इशू जो है वो डिफॉरेस्टेशन है और ओवर हंटिंग है, यानी जंगलात का कटाव और ओवर हंटिंग, मतलब मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों का जरूरत से ज्यादा जो शिकार है वो भी जो है डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी की तरफ लेकर जा रहा है। एग्जाम्पल अगर नहीं, ओवर फिशिंग has resulted in reduction of many fish species like shirmahi and
महाशीर एक्सेट्रा, ये फिश स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ओवर फिशिंग की वजह से इनकी स्पीशी जो है वो कम होती जा रही है। इसी तरह मार्कोलो शीप और मार्गोट जो है उसकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है ओवर हंटिंग की वजह से। और ये जो बुश डियर है इसका ग्लैंड जो है वो परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो लिहाजा इनका भी बहुत ज़्यादा इनको हंटिंग की जा रही है, किल किया जा रहा है इस पर्पज़ के लिए, लिहाजा इनकी स्पीशी भी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। अब स्टेप्स जो टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी वो क्या है? इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट शुरू किया गया टू सेव इंडस डॉल्फिन को सेव करने के लिए। प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन मकियारा, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया के इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया एजेके में। बैन ऑन हंटिंग ऑफ मार्मोर एंड यूरेल इन बलूचिस्तान, तो ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं इनको बचाने के लिए हंटिंग पर बैन लगाया गया है। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो हिमालय के जंगलात हैं उसके बचाव के लिए जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज में है जो बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ मौजूद है उसको कंजर्व करने के लिए जो है वो स्टेप्स जो है लिए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल, माइग्रेटरी बर्ड्स की जो है जो उनको किल किया जाता है ड्यूरिंग माइग्रेशन के दौरान चित्राल में, उसको कंजर्व करने के लिए डिफरेंट जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है अपनाई गई हैं। हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टू चेक द हंटिंग ऑफ ब्राउन बियर्स, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो ब्राउन बियर्स जो हैं उनकी जो हंटिंग है उस पर चेक एंड बैलेंस मतलब रखा गया है और उसको कंट्रोल ताकि उसकी जो स्पीशी है उसको कंट्रोल किया जा सके और सेव किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन मार्गोर, मार्गोर को जो है वो कंजर्व करने के लिए भी जो है स्टेप्स लिए गए हैं। इसके अलावा बैन और बियर बेटिंग इन पाकिस्तान, और इसके अलावा जो बियर है उसकी बियर बेटिंग पर जो है वो बैन लगाया गया है। बेटिंग बेसिकली बोला जाता है हरासमेंट को, ठीक है। तो ऑलरेडी जो इंडेंजर्ड मतलब खत्म होने के करीब स्पीशीज हैं उस पर जो है बैन लगाया गया है कि उनको ओवर हंट ना किया जाए ताकि उनका बचाव मुमकिन हो सके। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और कौन से ह्यूमन बीइंग की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी पर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें बायोडाइवर्सिटी को डे बाय डे जो है उसमें डिक्रीज काज कर रहे हैं, उसकी वजह बन रहे हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।